ये कहानी शायद आप जो वेल्थ, प्रोग्रेस और मॉडर्न दुनिया की शुरुआत के बारे में सोचते हो, उसे चैलेंज करेगी। जब वेस्टर्न यूरोप के काफी हिस्सों में जिंदगी टुकड़ों में बटी हुई थी, लोकल लेवल तक सिमटी हुई थी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी लिमिटेड थी, तब एक शहर बिल्कुल उल्टा कर रहा था। प्लानिंग के साथ, बड़े स्केल पर और हैरान कर देने वाली सक्सेस के साथ। ये शहर बस किस्मत या जुगाड़ से अमीर नहीं बना था, इसे प्रॉस्पेरिटी के लिए डिजाइन किया गया था। इस दौर को अक्सर इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन ये लेबल उसके पीछे चल रही असली सिस्टम और प्लानिंग की मशीनरी को छुपा देता है। इस दौलत और इनोवेशन के एक्सप्लोजन को एक्चुअली पावर किसने दिया? एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम ने। वो था अब्बासिद कैलिफेट, जिसका सेंटर था शहर बगदाद। ये कोई वेग सा गोल्डन एरा नहीं था, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सी महान सभ्यता भी नहीं थी। ये था एक डिजाइन किया गया इकोनॉमिक इंजन जो दुनिया को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। वित्त कथा में आपका स्वागत है, जहां पैसा, पावर और हिस्ट्री टकराते हैं और चीजें कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती हैं। साल 762 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आने वाली कई सदियों तक ग्लोबल इकोनॉमी को चुपचाप रीशेप कर दिया। अल मंसूर, जो अब्बासिद कैलिफेट के खलीफा थे, उन्होंने एक नई राजधानी शहर बनाने का हुक्म दिया। लेकिन ये कोई पुराना शाही कैपिटल नहीं था जो विरासत में मिला हो। ये एक ऐसा शहर था जो बिल्कुल शुरुआत से डिजाइन किया गया था, प्लानिंग के साथ, विजन के साथ और फ्यूचर को ध्यान में रखकर। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये प्योर स्ट्रैटेजी थी। इस शहर का नाम था बगदाद, और अपनी पहली ईंट से ही इसे एक ऐसे मिशन के लिए बनाया गया था जो उस दौर का कोई और शहर इस स्केल पर करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। दुनिया को जोड़ना। बगदाद कहीं भी रैंडमली नहीं बसाया गया था। ये टिग्रिस रिवर के किनारे था, बिल्कुल उन ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड्स पर जो अर्ली मिडीवल दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल रास्ते थे। पूरब की तरफ थे पर्शिया, इंडिया और चाइना, एंशिएंट वेल्थ और लग्जरी गुड्स के सोर्सेज। दक्षिण में था इंडियन ओशन का मैसिव ट्रेड नेटवर्क जो ईस्ट अफ्रीका को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता था। पश्चिम की तरफ थे बाइजेंटियम और मेडिटेरेनियन के मार्केट्स, और उत्तर की तरफ खुलते थे रास्ते सेंट्रल एशिया की तरफ, सिल्क, हॉर्सेस और लैंड ट्रेड कॉरिडोर्स। ये ज्योग्राफी सिर्फ मैप का डिटेल नहीं थी, ये सब कुछ डिसाइड करने वाली चीज थी। इसका मतलब था कि माल, आइडियाज, लोग और पैसा हर डायरेक्शन से बगदाद के थ्रू फ्लो कर सकते थे। लेकिन सिर्फ लोकेशन से कोई शहर अमीर नहीं बन जाता। ज्योग्राफी रास्ता देती है, सिस्टम उस रास्ते को पावर देता है। बहुत सारे शहर ट्रेड रूट्स पर बैठे थे, फिर भी वो हिस्ट्री के मार्जिन्स पर ही रह गए। बगदाद को अलग बनाने वाली चीज ये थी कि उसे इस फ्लो को रोकने के लिए नहीं, उसे अब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत से ही बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो खुद एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये सब चीजें, सड़कें, कनाल्स, मार्केट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बाद में ऐड की हुई फैसिलिटीज नहीं थे। यही शहर का मेन पर्पस था। अब्बासिद कैलिफेट सिर्फ जमीन पर हुकूमत नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम्स को मैनेज कर रहे थे। टैक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड था, लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर्ड था और ट्रेड के रूल्स सेंट्रलाइज्ड और काफी हद तक प्रिडिक्टेबल थे। उस दौर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये प्रिडिक्टेबिलिटी किसी एक ब्रिलियंट रूलर से भी ज्यादा पावरफुल थी। इस सिस्टम ने ट्रस्ट पैदा किया, और इकोनॉमिक हिस्ट्री में ट्रस्ट सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी होती है। जब उस दौर में ज्यादातर लोग अपनी पैदाइश की जगह से कुछ ही माइल्स दूर जिंदगी गुजार देते थे, तब बगदाद ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट कर रहा था। ये शहर सिर्फ लोकल ट्रेडर्स का हब नहीं था। यहाँ मर्चेंट्स आते थे अलग अलग जुबान बोलते हुए, हजारों माइल्स दूर से माल लेकर। रेशम आता था चाइना से, मसाले आते थे इंडिया से, सोना आता था अफ्रीका से, ठंडी इलाकों से आते थे महंगे फर्ज, और शीशा और कपड़े आते थे मेडिटेरेनियन के मार्केट से। ये कोई कभी कभी होने वाला ट्रेड नहीं था, ये लगातार चलने वाला फ्लो था। बगदाद सिर्फ एक रिसोर्स या एक रीजन पर डिपेंड नहीं करता था, वो डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहा था। उस जमाने में जब डाइवर्सिफिकेशन वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता था।
अगर एक ट्रेड रूट वीक पड़ता तो दूसरे रूट्स उसकी कमी पूरी कर देते। जब एक मार्केट ठंडी पड़ती थी, दूसरी गर्म हो जाती थी। शहर सिर्फ ट्रेड नहीं करता था, वो उससे कोऑर्डिनेट करता था। ये अर्ली मिडीवल यूरोप के काफी हिस्सों से बिल्कुल अलग था, जहां इकोनॉमीज ज्यादातर लोकल, टुकड़ों में बटी हुई और लिमिटेड कॉइनेज और कमजोर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रस्ट नेटवर्क्स की वजह से कंस्ट्रेंड थीं। दौलत मौजूद थी, लेकिन जमीन और स्टेटस में लॉक्ड रहती थी। मार्केट्स में फ्रीली सर्कुलेट नहीं करती थी। ट्रेड होता जरूर था, लेकिन धीरे, सावधानी से और कई बार हिंसा के साथ। बगदाद ने इसके मुकाबले में डिस्टेंस को ही नॉर्मल बना दिया था। उसने लॉन्ग रेंज एक्सचेंज को कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन माना। और उस फाउंडेशन को सिर्फ कॉइन्स नहीं, बल्कि सिस्टम्स की जरूरत थी। अब्बासिद इकोनॉमी ने कॉइनेज का वाइड यूज किया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने उसके आसपास नए सिस्टम्स इनोवेट किए। रेगिस्तानों और समंदरों के पार फिजिकल गोल्ड या सिल्वर ले जाना खतरनाक भी था और इनएफिशिएंट भी। इसलिए मर्चेंट्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाय करते थे, जिससे वैल्यू बिना मेटल को फिजिकली मूव किए ट्रांसफर हो सके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अर्ली फॉर्म्स ने ट्रेडर्स को यह अलाउ किया कि वो एक शहर में पैसे डिपॉजिट करें और दूसरे शहर में निकाल लें, ट्रस्ट नेटवर्क्स पर रिलाय करते हुए, जिनको लीगल एनफोर्समेंट का सपोर्ट मिलता था। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब था कि कैपिटल उस दौर में दुनिया के किसी और जगह से ज्यादा तेजी से, ज्यादा दूर तक और ज्यादा सेफली सर्कुलेट कर सकता था। यह सब कुछ एक्सीडेंटल नहीं था। इसके लिए लीगल क्लैरिटी, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशनल सिस्टम्स की जरूरत थी, जो फ्रॉड को पनिश करें और रिलायबिलिटी को रिवॉर्ड करें। बगदाद ने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। कमर्शियल डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स मौजूद थे। मार्केट्स इतने रेगुलेट थे कि सिस्टम स्मूथली काम करे, लेकिन इतने भी टाइट नहीं कि इनोवेशन का दम घुट जाए। स्टेट ट्रेड को माइक्रो मैनेज नहीं करता था, वो ट्रेड को पॉसिबल बनाता था। ये डिफरेंस ही सब कुछ बदल देता है। दौलत सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके छुपाई नहीं जा रही थी, वो मूव कर रही थी, और जैसे जैसे वो मूव करती थी, वैसे वैसे मल्टीप्लाई भी होती थी। सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि यह कितना मॉडर्न लगता है। फाइनेंशियल हिस्टोरियंस अक्सर सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग और क्रेडिट को लेट यूरोपियन इन्वेंशंस के रूप में देखते हैं, लेकिन बगदाद ये सब काम इससे कई सदियों पहले ही अपने तरीके से कर रहा था। फाइनेंस टेक्स्ट बुक्स वाली लैंग्वेज के साथ नहीं, बल्कि जरूरत के अराउंड बने प्रैक्टिकल सिस्टम्स के थ्रू। और इसका रिजल्ट था स्केल। मर्चेंट्स कॉन्टिनेंट्स के पार ऑपरेट कर सकते थे, कैपिटल पूल होता था, रिस्क स्प्रेड होता था, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी और शहर इस सब का एक हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेता था। लेकिन बगदाद की दौलत सिर्फ कॉमर्स से नहीं आई थी। ये उस दौर के लिए काफी अनयूजुअल सोर्स से आई थी, नॉलेज में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, एक इकोनॉमिक एसेट के रूप में। यहीं पर अब्बासिड कैलिफेट का गोल्डन एज अपना असली मतलब पाता है, और यहीं पर वेस्टर्न नैरेटिव्स अक्सर उसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। मिडीवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बगदाद एक बहुत ही बड़ा शहर था। नॉलेज सिर्फ रिलीजियस स्टडी या एलीट क्यूरियोसिटी तक लिमिटेड नहीं थी। उसे एक्टिवली ढूंढा जाता था, फंड किया जाता था और ट्रांसलेट किया जाता था, क्योंकि वो सिस्टम को बेटर चलाने में मदद करती थी। अब्बासिद कैलिफेट ने एक मैसिव ट्रांसलेशन मूवमेंट स्पॉन्सर किया, जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी और इंजीनियरिंग के काम ग्रीक, पर्शियन, इंडियन और दूसरी ट्रेडिशन से अरबिक में लाए गए। ये कोई कल्चरल चैरिटी नहीं थी, ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। बेटर मैथमेटिक्स का मतलब था बेटर अकाउंटिंग, नेविगेशन और इंजीनियरिंग। बेटर एस्ट्रोनॉमी से मिलते थे ज्यादा एक्यूरेट कैलेंडर्स और ट्रेड टाइमिंग। बेटर मेडिसिन का मतलब था हेल्दियर लोग और लंबी प्रोडक्टिव जिंदगियां। नॉलेज ने आउटपुट बढ़ाया और आउटपुट ने वेल्थ बढ़ाई। हाउस ऑफ विजडम जैसे इंस्टीट्यूशन सिर्फ सिंबॉलिक लाइब्रेरीज नहीं थे, वो असल में रिसर्च सेंटर्स थे। स्कॉलर्स को सैलरीज मिलती थीं, ट्रांसलेशन को इंसेंटिवाइज किया जाता था, डिबेट को एनकरेज किया जाता था। इसने प्री मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही रेयर चीज क्रिएट की, एक प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल क्लास जो सीधा इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड थी।
जब यूरोप के काफी हिस्सों में लोग क्लासिकल नॉलेज के सिर्फ टुकड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब बगदाद उस नॉलेज को कंसोलिडेट कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था और प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई भी कर रहा था। अर्बन लाइफ भी। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स अलग-अलग मिलते हैं, लेकिन इवन कंजर्वेटिव फिगर्स के हिसाब से भी बगदाद उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल था। मार्केट स्पेशलाइज थे, क्राफ्ट्स डाइवर्सिफाई हो चुके थे, पब्लिक अमेनिटीज जैसे हम्माम्स, बाथ्स और हॉस्पिटल्स काफी वाइड स्प्रेड थे। ये सिर्फ ऊपर वाले लोगों की दौलत नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम था, एक डेंस, लेयर्ड इकोनॉमी जहां अलग-अलग रोल्स एक दूसरे को फीड करते थे। मर्चेंट्स को स्क्राइब्स की जरूरत थी, स्कॉलर्स को पेट्रन्स चाहिए होते थे, ऑफिशियल्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स की। शहर इसलिए स्मूथली चलता था क्योंकि स्पेशलाइजेशन को रिवॉर्ड मिलता था। और फिर से ये कॉन्ट्रास्ट बहुत मैटर करता है। वेस्टर्न यूरोप के काफी हिस्सों में रोमन एम्पायर के गिरने के बाद अर्बन लाइफ सिकुड़ गई थी। शहर गिर गए, लिटरेसी सिमट गई, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पावर लोकल हो गई। बगदाद ने बिल्कुल उल्टा रास्ता लिया। वो बढ़ा, वो सेंट्रलाइज हुआ, वो कनेक्ट हुआ। और इसका रिजल्ट सिर्फ कल्चरल ब्रिलियंस नहीं था, ये थी सस्टेन्ड प्रॉस्पेरिटी। यहां जरूरी बात यह है कि हम इसे रोमांटिसाइज ना करें। अब्बासिद कैलिफेट की दुनिया में भी इनइक्वालिटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था और पॉलिटिकल टेंशन भी। लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पर उन्होंने एक ऐसी बात समझ ली थी जो कई सोसाइटीज मिस कर देती हैं। वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट नहीं होती, वो एनेबल थी जाती है। बगदाद अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जमीन जीती थी। वो अमीर बना क्योंकि उसने फ्रिक्शन कम किया। उसने गुड्स, मनी और आइडियाज को मूव करने की कॉस्ट को कम कर दिया। उसने कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेजेबल बना दिया। यही है बगदाद के राइज का असली लेसन। वेल्थ कनेक्टिविटी के पीछे चली, स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस के पीछे, प्रॉस्पेरिटी ट्रस्ट के पीछे, और ट्रस्ट उन सिस्टम्स के पीछे आया जो किसी एक रूलर या एक पल से ज्यादा लंबा जीते थे। लेकिन अपने पीक पर बगदाद हिस्ट्री में एक बहुत ही रेयर चीज रिप्रेजेंट करता था, एक ऐसी जगह जहां इकोनॉमिक डिजाइन ह्यूमन एम्बिशन के लेवल से मैच करता था। जब यूरोप बाद में उन क्लासिकल आइडियाज को दोबारा डिस्कवर कर रहा था जिन्होंने उसकी रेनेसॉन्स को शेप दिया, तब तक बगदाद उन आइडियाज के साथ सिर्फ जी ही नहीं रहा था, बल्कि उन्हें इम्प्रूव कर रहा था, अप्लाई कर रहा था और कॉन्टिनेंट्स तक स्केल भी कर रहा था। दुनिया का सबसे अमीर शहर दीवारों या फौजों से डिफाइन नहीं होता था, वो फ्लोज से डिफाइन होता था। बगदाद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाली बात ये नहीं थी कि उसने हिस्ट्री के प्रेशर्स से बचकर निकल लिया, बल्कि ये थी कि उसने उन्हें लंबे समय तक मैनेज किया। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलता, और अब्बासिद कैलिफेट की दुनिया भी इसका एक्सेप्शन नहीं थी। लेकिन उसका डिक्लाइन उतना सडन, मिस्टीरियस या इनएविटेबल नहीं था जितना अक्सर दिखाया जाता है। वो स्ट्रक्चरल था, और इसी वजह से वो मैटर करता है। पहली दरारें मार्केट्स या ट्रेड रूट्स में नहीं दिखाई दीं, वो गवर्नेंस में नजर आईं। अब्बासिद कैलिफेट इतना विशाल हो चुका था कि उसे उसी कोहिरेंस के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था, वही कोहिरेंस जिसने उसके राइज को पावर दिया था। रीजनल गवर्नर्स धीरे धीरे ज्यादा ऑटोनॉमी जमा करने लगे। मिलिट्री लीडर्स ने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पर लेवरेज हासिल कर लिया। जो टैक्स रेवेन्यूज पहले प्रिडिक्टेबली बगदाद तक फ्लो करते थे, वो प्रोविंसेस में ही फ्रैगमेंट होने लगे। जो सिस्टम पहले सर्कुलेशन में ट्रस्ट को इनेबल करता था, उसकी कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि लार्ज स्केल पर वेल्थ सिर्फ कॉमर्स पर डिपेंड नहीं करती, वो एनफोर्समेंट पर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्ट्स तभी काम करते हैं जब कोई उन्हें एनफोर्स कर सके। क्रेडिट तभी फ्लो करता है जब डिफॉल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तभी स्मूथली चलता है जब डिस्प्यूट्स बिना हिंसा के रिजॉल्व किए जा सकें। जैसे जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी फ्रैगमेंट होने लगी, वैसे वैसे ये गारंटीज कमजोर पड़ने लगे। एक रात में नहीं, धीरे धीरे। और ग्रेजुअल डिके को पहचानना हमेशा सडन कोलैप्स से ज्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान अब्बासिड कैलिफेट की इकोनॉमी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई,
और कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा दोनों तरफ से काम करती है। स्पेशलाइजेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ाती है। बगदाद की प्रॉस्पेरिटी अनइंटरप्टेड फ्लोज पर डिपेंड करती थी। दूर दराज इलाकों से आने वाली टैक्स रेवेन्यूज, नदियों के रास्ते आने वाली अनाज की शिपमेंट्स, कॉन्टिनेंट्स पार करते ट्रेड कैरावैन्स और इन सब को साथ जोड़े रखने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस। जब ये फ्लोज धीमे पड़ने लगे या कहीं और डाइवर्ट होने लगे, सिस्टम तुरंत बंद नहीं हुआ, वो ज्यादा फ्रैजाइल बनने लगा। इंटरनल पावर स्ट्रगल्स ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया। कोर्ट पॉलिटिक्स ने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ने लगी, कोऑर्डिनेशन की जगह फैक्शनलिज्म ने ले ली। इनमें से किसी एक चीज ने भी बगदाद की दौलत को तुरंत खत्म नहीं किया, लेकिन इंसेंटिव्स जरूर बदल गए। शॉर्ट टर्म एक्सट्रैक्शन ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह लेनी शुरू कर दी। स्टेबिलिटी, जो कभी सिस्टम का सबसे बड़ा एसेट थी, उसे सस्टेन करना धीरे धीरे मुश्किल होता गया। फिर भी बगदाद टिका रहा, ट्रेड चलता रहा, नॉलेज जिंदा रहा। इंस्टीट्यूशंस ने अडेप्ट किया। सदियों तक ये शहर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल सेंटर्स में बना रहा। लॉन्जेविटी को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। डिक्लाइन अक्सर सीधी लाइन में नहीं आता। जिनके फाउंडेशंस गहरे होते हैं, वो सिस्टम्स जल्दी गायब नहीं होते। वो शॉक्स को अब्जॉर्ब करते हैं, वो रिकन्फिगर करते हैं, वो बाहर वालों की एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। और जब फाइनल ब्लो आया, वो एक्सटर्नल था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर पहले ही कमजोर हो चुका था। 1258 में हुलागू खान के नेतृत्व में मंगोल फोर्सेस बगदाद तक पहुंच गए। जो सीज शुरू हुआ वो विनाशकारी था। शहर गिर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लाइब्रेरीज जला दी गईं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी टूट गई। ये इवेंट हिस्टोरिकल मेमोरी में बहुत बड़ा दिखाई देता है, और सही वजह से। लेकिन ये गलती होगी अगर हम इसे बगदाद के फॉल का सिर्फ एक ही रीजन मान लें। मंगोल्स ने कोई परफेक्टली फंक्शनिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। उन्होंने उस सिस्टम को तोड़ा जो पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी खो चुका था। सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि जैसे ही कोऑर्डिनेशन फेल हुआ, प्रॉस्पेरिटी कितनी तेजी से गायब हो गई। ट्रेड नेटवर्क्स बिखर गए, क्रेडिट सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, स्पेशलाइज्ड लेबर इधर उधर फैल गया, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस ने अपना पेट्रोनेज खो दिया। वेल्थ किसी नए सेंटर में क्लीनली माइग्रेट नहीं हुई, वो टुकड़ों में टूट गई। यही है बगदाद के राइज का डार्क मिरर। जिस तरह कनेक्टिविटी ने प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की थी, उसी तरह डिस्कनेक्शन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ मिडीवल हिस्ट्री की नहीं रहती, ये सिस्टम्स की कहानी बन जाती है, हमारे अपने सिस्टम्स की भी। बगदाद के गोल्डन एज की कहानी एक गहरी वेस्टर्न सोच को चैलेंज करती है। ये अजम्पशन कि वेल्थ नेचुरली कॉन्क्वेस्ट, कल्चर या मॉरल सुपीरियॉरिटी के पीछे चलती है। ऐसा नहीं होता। वेल्थ स्ट्रक्चर के पीछे चलती है। वो उन इंसेंटिव्स के पीछे चलती है जो एक्सचेंज को होर्डिंग से ज्यादा रिवॉर्ड करते हैं, ट्रस्ट को फोर्स से ज्यादा, और नॉलेज को एक्सट्रैक्शन से ज्यादा। जब ये इंसेंटिव्स कमजोर पड़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे घिसने लगती है। चाहे आइडियोलॉजी हो, रिलीजन हो या आइडेंटिटी, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। मॉडर्न इकोनॉमीज भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, बस स्पीड और स्केल कहीं ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड हब्स इसलिए फ्लरिश करते हैं क्योंकि वो सब कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि सबको कनेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल सेंटर्स इसलिए थ्राइव करते हैं क्योंकि वो मॉरली सुपीरियर नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। इनोवेशन क्लस्टर्स वहां उभरते हैं जहां कैपिटल, टैलेंट और इंफॉर्मेशन फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। पैटर्न बदला नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है। यहां एक क्वाइट सी आयरनी है। बहुत सी सोसाइटीज बगदाद की इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को एडमायर करती हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को या तो एक्सीडेंटल मान लेती हैं या सिर्फ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तक सीमित समझ लेती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था।
अब्बासिद कैलिफेट ने हिस्ट्री के पहले ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स में से एक बनाया था, क्योंकि उन्होंने एक फंडामेंटल बात समझ ली थी। प्रॉस्पेरिटी को इंजीनियर किया जाता है। वो आइसोलेशन से पैदा नहीं होती, वो ओपननेस, स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट से उभरती है। साथ ही बगदाद का डिक्लाइन बिना ड्रामा के एक वार्निंग भी देता है। कोई भी सिस्टम ओवर एक्सटेंशन से इम्यून नहीं होता। कोई भी इकोनॉमी कोऑर्डिनेशन के लॉस को हमेशा सरवाइव नहीं कर सकती। जब गवर्नेंस फ्रैगमेंट होने लगती है, जब इंसेंटिव्स मेंटेनेंस से ज्यादा एक्सट्रैक्शन को रिवॉर्ड करने लगते हैं, जब कम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट से तेज भागने लगती है, तब दुनिया का सबसे अमीर शहर भी वल्नरेबल हो जाता है। ये कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। बगदाद इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो फ्लॉड था, वो गिरा क्योंकि वो इंसानों ने बनाया था। ऐसे लोग जो प्रेशर के नीचे इंसेंटिव्स पर रिएक्ट कर रहे थे। जिन फोर्सेस ने उसकी वेल्थ क्रिएट की थी, वही धीरे धीरे उस पर बोझ बनने लगी। इससे उसकी अचीवमेंट कम नहीं होती, बल्कि वो और क्लियर हो जाती है। अब्बासिद कैलिफेट का गोल्डन एज हमें याद दिलाता है कि असली वेल्थ सिर्फ सोने या मॉन्यूमेंट से मेजर नहीं होती। वो इस बात से मेजर होती है कि एक सोसाइटी कितनी इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन, कैपिटल और ट्रस्ट को डिस्टेंस और डिफरेंस के पार मूव कर पाती है। बगदाद ने ये काम अपने दौर के किसी भी और शहर से बेहतर किया। सदियों तक उसने ये प्रूव किया कि प्रॉस्पेरिटी को डिजाइन किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है और सस्टेन भी किया जा सकता है, जब तक उसे सपोर्ट करने वाला सिस्टम इंटैक्ट रहे। हिस्ट्री ने बगदाद को इसलिए याद नहीं रखा क्योंकि वो फेल हुआ था। उसे भुलाया गया क्योंकि बाद की नैरेटिव्स ने लेंस को नैरो कर दिया। लेकिन जब हम लेंस को फिर से वाइड करते हैं, लेसन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वेल्थ कनेक्शन के पीछे चलती है, पावर कोऑर्डिनेशन के पीछे चलती है, और जब ये दोनों टूट जाते हैं, डिक्लाइन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। हिस्ट्री के पास आंसर्स हैं। मैं आपको दिखाता रहूंगा कि उन्हें कहां ढूंढना है।